40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमॉर्टम मध्ये पाठवू। तो ये बयान आपने सुना मराठी भाषा में। जिस बयान का हम जिक्र कर रहे हैं ये आपत्तिजनक क्यों है? क्योंकि इसमें वो उन बागी विधायकों को बॉडी की तरह, बॉडी शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बॉडी आएंगी 40 वहां से और उनका पोस्टमार्टम होगा विधानसभा में। और ये बेहद आपत्तिजनक बयान इस महाराष्ट्र के संकट के दौरान उनकी तरफ से आया है। हालांकि शुरू से ही, जब से बगावत पार्टी में सामने खुलकर आई है, उसके बाद से ही लगातार संजय राउत मीडिया के सामने आते रहे हैं। पहले वो ये कहते रहे कि वापस आएंगे सभी जो गए हैं, फिर अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल का मतलब क्या है? क्या ये हताशा बयां करती है पार्टी की? क्या ये बता रहा है कि फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है वो किस हद तक बढ़ गया है, कि क्या बोला जा रहा है ये भी समझ नहीं आ रहा। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं। कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। एनसीपी के प्रवक्ता उमेश पाटिल हमारे साथ हैं, शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुजाता पांडे को आप देख रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत मैं आनंद दुबे आप ही के साथ करूंगी। आपने सुन लिया, आपको पता ही होगा क्या कह रहे हैं संजय राउत साहब। इस तरह के बयान का क्या मतलब? ये हताशा बयान कर रही है क्या कि पार्टी में जो ये कहा जा रहा है कि शिवसेना छिन रही है, ये वही है क्या? शिरीन जी, देखिए, ऐसा है कि न शिवसेना में कोई हताशा है, न शिवसेना छिन रही है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को नेता चुन लिया गया। सारे अधिकार उनको दे दिए गए। किसको पार्टी में पद देना है, किसको पार्टी से निकालना है, ये सारे अधिकार उनको पूरी नियम कानून के तहत जो प्रक्रिया होती है कार्यकारिणी की अनुमोदन के साथ वो दे दिए गए। तो ये प्रश्न नहीं उठता कि अब असली शिवसेना किसकी है, नकली शिवसेना किसकी है। पूरे भारत को पता चल चुका है, महाराष्ट्र को पता चल चुका है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की थी, उद्धव ठाकरे जी की है और उनकी ही रहेगी। तो फिर क्या? आदरणीय संजय राउत साहब ने जो बयान दिया है, मैंने अभी आपके माध्यम से देखा है। हो सकता है कि शिरीन जी, एक मिनट, हो सकता है कि उनके कहने का तात्पर्य हो कि शरीर लेकर आपको तो महाराष्ट्र आना ही होगा और विधानसभा में आपको फ्लोर टेस्ट के पटल पर उतरना ही होगा। ये कहते हुए कुछ और मुहावरा कह गए होंगे, मुझे नहीं पता, बट ये कहना वो यही चाहते हैं। कल भी उन्होंने यही कहा कि आपको कब तक रहोगे गुवाहाटी, आना तो पड़ेगा चौपाटी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में शायद कहा होगा कि आपको आपकी बॉडी, मतलब शरीर लेकर आपको महाराष्ट्र आना होगा। और जो पोस्टमार्टम का जो उन्होंने कहा है कि 40 बॉडी आएगी गुवाहाटी से और उनका पोस्टमार्टम होगा विधानसभा में। आप मुझे बताइए, कोई और अगर ये बोल रहा होता, ये बीजेपी का नेता या फिर कोई और, अगर ये स्थिति थोड़ी उलट होती तो आप इसे कैसे समझते? ये मुहावरा लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। शिरीन जी, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी का। वो क्या कहते, मैं उस पर जब वो कहते तो जवाब देता। लेकिन संजय राउत साहब का कहने का उद्देश्य यही है कि आपको मुंबई अपना शरीर लेके आना होगा, मन से नहीं चलेगा या कागज पर नहीं चलेगा। आपकी बॉडी जो साक्षात आपकी शरीर है उसको मुंबई आना होगा, आपको संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। यही उनका कहना था। इसको बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कि तूल देने की आवश्यकता है। और संजय राउत साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं, राज्यसभा के 3 बार के सदस्य हैं, इस बार 4थी बार गए हैं। तो मैं नहीं समझता शिरीन। अभी तो सवाल उठता है ना, संजय राउत अगर इस तरह के जो कह रहे थे, कल तक जो आपके खुद के अपने थे वो कह रहे थे सब लौट आएंगे, आज नहीं लौट रहे, तो आप लोग उन्हें बॉडी बना रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आइए, आपका पोस्टमार्टम होगा। समीर चौगांवकर जी, किस तरह का बयान, आप कैसे समझ रहे हैं इस बयान? नहीं शिरीन जी, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। शरीन जी, मैं इसके हेलो जी शरीन जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। अभी शिवसेना के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि शिवसेना के सारे अधिकार कल कार्यकारिणी में उद्धव ठाकरे को दिए गए, तो उसके लिए बैठक आयोजित करने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे जन्म से सारे अधिकार लेके आए शिवसेना में निर्णय करने के लिए। बाला साहेब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उद्धव के बाद आदित्य ठाकरे। ये सबको मालूम है कि शिवसेना घर की पार्टी है, जो मातोश्री चाहेगा वही होगा। और मैं कहता हूं कि सत्ता फिसलने के हाथ
से जाते देखते हुए संजय राउत की भी जबान फिसलना शुरू हो चुकी है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय राजनीति में इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और अपने ही विधायकों के खिलाफ, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जिन्होंने शिवसेना को खड़ा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्हीं के खिलाफ संजय राउत इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यह उनकी हताशा और मानसिक संतुलन खोने की स्थिति बयां करता है। इसका मतलब साफ है, शिवसेना के हाथ से सत्ता चली गई है और इसी कारण संजय राउत इस तरह से बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है अब शिवसेना के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। जिस दिन भी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, शिवसेना के हाथ से सत्ता जाना तय है। उमेश पाटिल जी, आप तो अभी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं, सरकार पर संकट का असर आप पर भी पड़ रहा होगा, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये हताशा नहीं तो और क्या बताता है? फिर सत्ता जाने की हताशा है क्या? देखिए, संजय राउत जी की एक अपनी अपनी भाषा रही है। उन्होंने जब तक आज तक जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए होंगे आपने सुना होगा, और उनका सामना में जो अग्रलेख आता है उसमें भी उनकी एक भाषा रही है। ये वो लोग जो है वो ठाकरे शैली बोलते हैं उसको, ये बात करने का उनका एक तरीका है और दूसरा कुछ नहीं है। शिवसेना के जो प्रवक्ता थे यहाँ पे, उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक शिवसेना की बाला साहब ठाकरे जब से थे उनके मार्गदर्शन में ये सब कार्यकर्ता पले बड़े हुए हैं, तो उनकी भाषा ही इस तरीके है। तो ये आज की नहीं है, ये ऐसे आपको लग रहा होगा इस माहौल में कि ये आज मतलब आप बता रहे हो, ऐसी भाषा आनंद जी, आप बता रहे हो कि शिवसेना की भाषा सड़क छाप भाषा है। प्रयोग नित्य स्वरूप से जो है तो बहुत बार करते रहे। नहीं तो आप तो फिर तो आप उनके शब्दों का समर्थन कर रहे हैं उमेश पाटिल। ये जो महाराष्ट्र में होता है ना, अलग अलग क्षेत्र, देखिए हमारी पार्टी जो होती है ना, हमारी पार्टी की नेताओं की भाषा की तुलना यशवंतराव चौहान जी से की जाती है, और शिवसेना के कार्यकर्ताओं की जो भाषा है वो बाला साहब ठाकरे साहब की भाषा से की जाती है, जो कि बाला साहब जाने जाते हैं वो पूरे ओपन हार्टेडली बोलते थे, और उनके जुबान में जो रहता था पेट में अलग और जुबान में अलग नहीं रहता था, वो जो है उनकी अपनी भाषा खुलकर बोलना और आपत्तिजनक बोलना, दोनों में फर्क होता है उमेश पाटिल। और इसका मतलब ये हुआ कि आप उस शब्दों को सही ठहरा रहे हैं। सुजाता पांडे, देखिए, अगर आपके नजरिए से देखिए अलग अलग नजरिया होता है। शिवसेना के नेता सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, उससे एक बात का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि आज की तारीख में जब पब्लिक फोरम पे अपने ही नेता जो कल तक इनके साथी थे, उनको इस तरह से बेइज्जत किया जा सकता है, उनके खानदान। सुजाता पांडे जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। तो महाराष्ट्र का सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये बदजुबानी तक पहुंच चुका है, और बदजुबानी इसीलिए क्योंकि संजय राउत का एक बयान और उस बयान में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ये पार्टी की हताशा बता रही है या फिर इसके पीछे कुछ और। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुजाता पांडे जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैंने आपको रोका था ब्रेक से पहले। तो मैं ये कह रही थी कि यही सारा शायद कारण रहा होगा कि इनके बागी ये विधायक सारे बागी हो गए, और यही दर्द आपको उनके पत्र में भी झलकता है। और जहाँ तक अगर सरकार के कार्यशैली के बारे में बात करूं तो आप इनसे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि एक स्वस्थ सरकार चलाने की कभी मंशा थी ही नहीं। 2.5 सालों में ये एक स्पीकर तक नियुक्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो विकास अघाड़ी था, ये शायद एक महावसूली अघाड़ी था, जिसमें पुलिस कमिश्नर से लेके इनके गृह मंत्री तक एक्सटॉर्शन और वसूली के केस में लिप्त है, और आज जेल के अंदर भी बंद है। लेकिन पता है सबसे बड़ी बात आज क्या है? आज ये बात बड़ी नहीं है कि इसकी कौन सीएम रहेगा, किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार जाएगी, कितने नेता उद्धव के पास है और कितने नेता बागी विधायक। आज बात ये है कि क्या जब से ये सरकार बनी है, क्या ये जनता के मतादेश के अनुसार थी या उसके विरुद्ध थी? आज बात ये है कि आज जो शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के एक आह्वान पे अपना खून तक निकालने को तैयार होते थे, आज वो बागी क्यों हो गए हैं? क्या ये वही शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे ने खड़ी की थी? क्या ये वही सिद्धांत है जो बाला साहब के थे? नहीं है। और आज इसी बात को महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता, मैं तो टैक्स पेयर हूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जनता ने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर देखा, महाराष्ट्र की जनता पॉलिटिकल क्राइसिस देख रही है, और महाराष्ट्र की जनता भयभीत है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी आएगा देखने के लिए, जहाँ पे शायद ये नेता तो अपने गुटों में बच जाएंगे और अपनी सत्ता की मलाई खाने के लिए एन चेन प्रगारण करेंगे, लेकिन जनता का क्या होगा?
उसके साथ कैसे न्याय होगा और ठीक है। कब न्याय होगा? आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, क्योंकि सरकार आप लोग चला रहे थे और ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि अगर ये महाराष्ट्र में सियासी संकट आया है, आप इस बीच सिरीन सोच रहे जी, हैं कि जनता का क्या सिरीन होगा, जी। नुकसान किसका हो रहा है? नहीं, ये तोड़फोड़ जो हो रही है इसकी भरपाई कौन करेगा? शिवसेना करेगी? सिरीन जी, उद्धव ठाकरे ठीक है, अपने जवाब ले लेती हूँ मैं। होता है। कौन करेगा? जाता जी, एक अब जवाब ले मिनट, लेते एक हैं आनंद दुबे मिनट, से। शांत 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 हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। ये तो आपको कहना, ये तो आपके नेताओं जिस को कहना प्रकार है कि हमारे सैनिकों ऊपर को- आरोप जिस लगाए जा प्रकार रहे वो हैं, बहुत ही तलवार और दुर्भाग्यपूर्ण बंदूक की बातें कर रहे हैं, वहां पे कहना सिरीन जी, सिरीन जी, ठीक है आनंद दुबे, अब बोलिए, आप बोलिए। सिरीन जी, ये बोलने नहीं देंगी। नहीं, तब आप हम बोलिए बोल आनंद नहीं दुबे जी। पाएंगे। सिरीन जी, जिस प्रकार हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सरकार जो चल रही थी उसको एक महाशक्ति ने धीरे से एक नाथ शिंदे को अगुवा बनाकर गुजरात ले गई, गुजरात से गुवाहाटी ले गई। क्या एक नाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनना था? ठीक है, उद्धव ठाकरे जी ने कहा यदि बनना है आइए मैं इस्तीफा देता हूं, बन जाइए। लेकिन अति महत्वाकांक्षा में जब आदमी पूरी तरह से भ्रमित होता है शिरीन जी, तब जाकर एक चलती खेलती हंसती स्वस्थ सरकार को किस षड्यंत्र के प्रकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है। परसों रात को सुन रहा हूं कि बड़ौदा में कोई मीटिंग हुई है जिसमें अमित शाह जी, देवेंद्र जी और एक नाथ शिंदे उस मीटिंग में 2 घंटा बैठक किए हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पूरे देश की जनता देख रही है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है वो वहां सरकार बनाना चाहती है। केम प्रकरणम कैसे भी वो पीठ पे छुरा भी भोंकना पड़े तो करना चाहती। देखिए, हम तो अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हैं। आनंद हमारी दुबे जी, लड़ाई इसी से जुड़ा हुआ संवैधानिक मेरा है। एक सवाल किसी भी प्रकार है। से यदि आप कह रहे हैं, फ्लोर टेस्ट के लिए एक मिनट चैलेंज सुजाता पांडे करेंगे, जी, एक तो सेकंड। हम आपका आनंद दुबे जी, एक सवाल सुन लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार को तोड़ने की, आपके विधायकों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही, तो ऐसे में भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप संभाल क्यों नहीं पाए? क्या रातों रात हो गया कि महाराष्ट्र छोड़कर वो चले गए? आप लोग नहीं पहचान पाए और वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती थी पार्टी में। पूछिए। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है। अब सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए। जिस व्यक्ति को पिछले 30 सालों में नगर सेवक से लेके इक्वल टू मुख्यमंत्री तक हम ले गए, वो व्यक्ति भी हमें छोड़कर जाएगा या वो हमें धोखा देगा? अगर यही राजनीति का चाल चरित्र चेहरा है तो क्षमा कीजिएगा, हमें नहीं पता चला कि एक नाथ शिंदे जाएंगे, क्योंकि हम तो उनको अपने भाई के समान वो हर एक अधिकार दे दिए थे कि आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बन जाइए, जो मुख्यमंत्री अपने पास रखता है। उसके बाद भी यदि आप जाना चाहते हैं किसी के बहकावे में, शिरीन जी 1 मिनट, तब आप मुझे एक बात ये बताइए, कैसा विश्वास किया जाए? और एक बात बताइए कि आदमी आपको यदि मुख्यमंत्री भी देना चाहता है फिर भी आप इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि किसी ने आपको सुपारी दी है कि जाइए शिवसेना को खत्म कर दीजिए। ये पार्टी पिछले 2014 से आंखों में किरकिरी बनी हुई है, हम इसको समाप्त करना चाहते हैं। तो घर का भेदी लंका ढाए और विभीषण वो ढूंढ रहे थे, वो विभीषण उन्हें मिल गया है। लेकिन क्षमा कीजिएगा कि विभीषण कितने भी मिल जाएं, वो हमारा कुछ कर नहीं पाए, कुछ नहीं। विभीषण की बात की तो मैं बता दूं कि विभीषण ने धर्म का साथ दिया था और यहाँ भी जो निकले हैं बागी विधायक वो हिंदुत्व और अपने धर्म के साथ ही हैं। और आपको पता है कि अंत में जो जीत हुई वो किसकी हुई और हार तो रावण की ही हुई। खैर, रामायण से उठते हैं और अब यहाँ जो दुबे जी हर चैनल पे जा रहे हैं और शिवसेना का आज कोई अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता है। सुजाता जी, कोई अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखता है। आप अगर विभीषण की महिमा मंडित कर रही हैं, विभीषण के चरित्र की गाथा कह रही हैं, तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। विभीषण ये शब्द भारत में कलंकित है। होगा श्रीलंका के लिए, होगा श्रीलंका के लिए गौरवान्वित, भारत के लिए ये शब्द कलंकित है। कोई अपने पुत्र का नाम दुर्योधन नहीं रखता, कोई अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखता, कोई अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखता। ये कलंकित नाम है और इनके चरित्र की गाथा मत गाइए। ये धर्म के साथ यदि गए होते, यदि धर्म के साथ गए होते, ये हमें कह के जाते, एक बार ये हमें कह के जाते, ये हमसे कह के जाते। विभीषण भी रावण को सुजाता जी, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, महाभारत छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र में भी महाभारत है, यहाँ की बात कर लीजिए आप दोनों प्लीज। अपने कार्यालय में भी नहीं गए, आप कैसी बातें करते हैं? 2.5 साल से जो मुख्यमंत्री अपने कार्यालय तक न जाए, सिर्फ घर से वर्क फ्रॉम होम करता रहे,
सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों से मिले और अपने लोगों से। समीर जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे अकेले बोलने दीजिए एक सिरिन मिनट, जी, एक मिनट। मुझे अकेले बोलने दीजिए। एक मिनट ठीक है सुजाता जी, मुझे अकेले बोलने दीजिए। हाँ, मैं बोलिए आनंद जी, ऐसे जल्दी से। काऊ करके नहीं बोल पाऊंगा। बोलिए 2019 28 नवंबर को आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने शपथ लिया। 24 मार्च 2020 को कोरोना पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। उद्धव ठाकरे जी ने 1.5-2 वर्षों में कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। इसका सर्टिफिकेट सुजाता जी भले मत दें, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और WHO ने और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो उद्धव ठाकरे जी टॉप 5 मुख्यमंत्री में कैसे आ गए? अगर उद्धव ठाकरे जी निष्क्रिय हैं, कोरोना वो किसी संकट काम की के बात नहीं नहीं कर रहे हैं ये लोग आनंद जो जी, आप मैं जो बात आप कर रही हूँ जो कि आप पॉलिसी महाराष्ट्र बनाते हैं, संकट पे आप बात जो बनाते कीजिए। हैं, ये सब एक नकली करके है। अपनी बात ये सब रखिए। नकली है। बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों एक मिनट निकला? सुजाता पांडे आप सुन लीजिए, एक महाराष्ट्र में मिनट। कोई संकट नहीं है, महाराष्ट्र में कोई संकट नहीं है सिरिन जी। जिस प्रकार से संकट छवि नहीं है दिखाई तो जा रही क्यों है, आपको मुझे कानूनी दुख राय होता लेने है। की जरूरत जिस पड़ प्रकार रही है? से छवि दिखाई जाती है, आपको मुझे कानूनी दुख राय होता है। लेने की आप आइए जरूरत पड़ मुंबई रही में, है ना, और आप यही सिरिन जी, वजह है। तो शिवसेना की बगावत ने महाराष्ट्र सरकार पर संकट लाकर खड़ा कर दिया है और इसी बीच एक सवाल भी खड़ा कर दिया है, वो ये कि शिवसेना का असली बॉस कौन है? क्योंकि एकनाथ शिंदे जो कि अपने साथ मौजूद विधायकों को कह रहे हैं कि हमारे पास जो बहुमत है, 2/3 बहुमत हमारे पास है और हम ही असली शिवसेना है। इधर उद्धव ठाकरे लगातार अब कानूनी सलाह मशवरा कर रहे हैं और उन बागी विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी हो रही है। दूसरी तरफ अब विवादित बोल संजय राउत के जो बयान सामने आए हैं हाल ही में, दहिसर में वो मौजूद थे और उन्होंने जिस तरीके से बदजुबानी की विधायकों के, उन बागी विधायकों के खिलाफ जो कल तक उनके साथ थे, आज उनसे अलग जाकर खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और उमेश पाटिल मैं आपके पास अब आऊंगी। जिस तरह से सवाल ये उठ रहा है, शिवसेना अपनी पार्टी की टूट को लेकर अभी तो असमंजस में है, महाराष्ट्र में आगे क्या होने जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बताइए एनसीपी खेमे में क्या चल रहा है आजकल? देखिए, एनसीपी खेमे में बस यही चल रहा है कि ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन का जो सरकार है, जिसको जो है बनाए रखे और इस हालत में शिवसेना का साथ दे और उद्धव जी ठाकरे जो है उनके पीछे पूरी मजबूती से हमारी जो पार्टी है वो खड़ी रहेगी। पवार साहब अभी एक्टिव है और सभी हमारी पार्टी जो है पवार साहब के नेतृत्व में, अजित दादा के नेतृत्व में उद्धव जी के पीछे खड़ी है। बस हमारा यही कहना है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला जो है वो जल्दी से जल्दी निपट जाए। हमें यह लग रहा है कि जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में शिवसैनिकों के अंदर प्रक्षोभ तैयार हुआ है, बागी विधायक जो है वो उसमें से बहुत से लोग जो है वो अभी शिवसेना के मुखिया के साथ संपर्क में है। कुछ लोग जो है उनमें से वो वापस भी आ सकते हैं। ये फ्लोर टेस्ट पे डिसाइड करेगा कि ये सरकार जो है वहां पे अपना बहुमत सिद्ध करेगी या नहीं करेगी। हमें वापस आ कॉन्फिडेंस सकते है हैं, कि लेकिन हम शिवसेना फ्लोर तो टेस्ट में तैयारी कर बहुमत रही है सिद्ध उनके करेंगे। खिलाफ कार्रवाई की। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि रास्ते बंद उनकी वापसी के। देखिए, जो नहीं आएंगे उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, जो आएंगे उनको स्वीकार लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके हैं, उनको किस तरह से लेके गए हैं, उन पर कोई दबाव होगा, उनको कोई ब्लैकमेलिंग की होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब वो लोग आने के बाद ही पता चलेगा। और ये जो माहौल अभी पूरे महाराष्ट्र में है, उसे देखते हुए किसी नेता को यहाँ पे चप्पल मारा जा रहा है, किसकी भिंड निकाली जा रही है। तो पब्लिक से रिलेटेड हर एक कोई लोक प्रतिनिधि जो होता है ना, किसी भी सत्ता के लालच से बड़ी होती है उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका खुद का चुनाव क्षेत्र, वहां का जो मतदाता होता है, वहां के जो नागरिक होते हैं, उनके मन में अगर उस जिनको चुन के दिया गया है उसके प्रति अगर संदेह बन गया हो। अच्छा, रोकना चाहती हूँ आपको, संजय राउत कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुनो। फ्लोर ऑफ द हाऊस पर राऊत साहेब, तुमच्या मराठीत जाणून घ्यायचं की हे वाक्य वादग्रस्त बनलंय हे तुमचं. वादग्रस्त कोण बनवत आहे? हे बीजेपी वाले किंवा जे काही भाडोत्री लोक आहेत ते बनवतात. माझं भाषण समजून घ्या, मी म्हणालो गुवाहाटीमध्ये जे लोक आता ज्यांना तुम्ही आमदार वगैरे म्हणताय, हे जे आहेत मजा करतायत, दिसत आहे, खातायत, पितायत, उड्या मारतायत, पण ती जिवंत प्रेत आहेत म्हटलं. त्यांचा आत्मा मेलेला आहे. शरीराची काय किंमत आहे?
ही जिवंत प्रेतं इकडे येतील या मुंबईत आणि मग त्यांचं पोस्टमार्टेमला त्यांना पाठवावं लागेल विधानसभेत. एवढंच बोललोय मी. यात बोललो का? यात चुकीचं काय बोललोय? सर कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुनील राउत जी है वो शिंदे साहब के संपर्क में है, इस पे आप किस तरह से रिएक्ट? सुनील राउत की अभी सभा चल रही है कांजूर में, आप जाकर देख लीजिए. कांजूर मार्ग में उनकी सभा चल रही है. हम और हमारी फैमिली मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना हमारे लिए हमारा आत्मा है, हमारा सांस है. जो कोई बोलता है बोलने दीजिए. क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता चली जाएगी, विधायकी चली जाएगी, लेकिन जीवन के आखिरी क्षण तक हम शिवसेना में ही रहेंगे. राऊत साहेब आणखी एक होतं की एका मागोमाग एक आमदार चालले आहेत. काल कार्यकारिणीमध्ये असलेले उदय सामंत हे मंत्री ते सुद्धा आता सुरत मार्गे गुवाहाटीला गेले. ते सुरतला काय जादू टोणा आहे तो पाहावा लागेल. काय काळी जादू कुठली आहे काही लोकांनी केलेली. सुरत मार्गे का? मुंबईवरून गुवाहाटीला डायरेक्ट जाता येतं. सुरतला असं काय आहे? सुरतला कोणापुढे गुडघे टेकावे लागतात, कोणापुढे नाक घासावं लागतं, तिथून फाटकी नोट घेऊन पुढे जावं लागतं, अर्धोड फाटलेली नोट घेऊन जावं लागतं. हिशोब आहेत ना, व्यवहार आहेत. मग मंत्रिपद द्यायचं की नाही, घ्यायचं की नाही हे सुरतला ठरत आहे. एवढी गुलामी महाराष्ट्राच्या आमदारांनी, बरं का, एवढी गुलामी महाराष्ट्राच्या आमदारांनी गेल्या 60-65 वर्षात मी करताना पाहिली नव्हती. आणि स्वतःला शिवसेनेचे वाघ समजणारे आमदार जाऊन जी सुरत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लुटली ब्रिटिशांच्या काळात, तिथे जाऊन गुडघे टेकतात. लाज वाटली पाहिजे. आणि निर्लज्ज आहे ते लोक. राऊत साहेब पण असं काय आहे की म्हणजे कार्यकारिणीत होते, म्हणजे अजूनही म्हणजे उद्धव ठाकरे इतकं बोलत आहेत, भावनिक आवाहन करतायत, भूमिका मांडतायत, आणि त्यांच्या आजूबाजूला बसलेले आमदार अजूनही जात आहेत. काहीतरी मानेवर जोखड ठेवलाय कुठलं तरी यांच्या. आमच्याही ठेवलेलं आहे, आमच्याही ठेवलेलं असतं, पण सगळेच काय आमच्यासारखे नसतात. लास्ट क्वेश्चन, ये 4 मिनिस्टर्स जो है वो कैंप में, रिबेल कैंप में चले गए, उन पे शिवसेना कार्रवाई करेगी? जरूर करेगी. एक्सपेल करने की तैयारी चल रही है, हो जाएगा. राऊत साहेब मंत्र्यांवर काही कारवाई होईल का? ताबडतोब त्यांचं मंत्रिपद बरखास्त होणार, होणार आहे का? होणार. राज्यपालांना तसं मुख्यमंत्री पत्र लिहित आहेत का? थांबा, होणार, सगळं काही होणार. तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और संजय राउत ने थोड़ी देर पहले जो बयान दिया था आपत्तिजनक शब्दों का जिसमें इस्तेमाल किया था, उस पर उनकी सफाई भी आ गई है. सुन लेते हैं एक बार. तो बॉडी वाले बयान पर संजय राउत ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि मैंने उनकी आत्मा को लेकर बयान दिया था. संजय राउत ने थोड़ी देर पहले अपने उस बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि ये 40 लोग जब आएंगे तो मन से जिंदा नहीं होंगे. उनके कहने का मतलब ये था. बयान नहीं है. आप मेरा बयान फिर एक बार देख सकते हो. मैंने इतना ही कहा कि जो 40 लोग वहाँ गुवाहाटी में बैठे हैं, मजा कर रहे हैं, वो एक तरह की जिंदा लाशें हैं. सब कुछ कर रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी जिंदा लाशों की तरह है. वो यहाँ आएंगे तो उनका आत्मा यहाँ नहीं होगा, जिंदा मुर्दे हो गए वो. और ऐसी स्थिति है. इतना ही मैंने कहा. आपने कहा कि उनको शवाग्रह में ले जाना पड़ेगा. उनका पोस्टमार्टम विधानसभा में होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पर. राऊत साहेब तुमच्या मराठीत जाणून हे वाक्य वादग्रस्त बनलंय. हे वादग्रस्त कोण बनवत आहे? तो सुना आपने संजय राउत, जो वो दहीसर में जो उन्होंने बयान दिया था, जिस पर सवाल उठ रहे थे कि क्या ये पार्टी की हताशा बता रही है या फिर उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, उस पर वो सफाई देते हुए कह रहे हैं कि गुवाहाटी में जो माफ कीजिएगा विधायक बैठे हुए हैं, उन पर उन्होंने कहा कि उनका मन मर गया है, वो वापस आएंगे भी महाराष्ट्र तो वो मरे हुए मन से, उनकी आत्मा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था. मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए समीर चौगांवकर जी, आपने दोनों बयानों को सुना, कैसे देख रहे हैं आप इस सफाई को? शालिनी जी, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ शिवसेना के प्रवक्ता को. बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मैं शिवसेना को विसर्जित कर दूंगा, लेकिन मैं कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा. जिस दिन मैं कांग्रेस के साथ चला गया उस दिन मेरा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, मेरी विचारधारा खत्म हो जाएगी और मेरी आत्मा मर जाएगी.
तो जिस बाला साहेब ठाकरे ने पहले ही कह दिया था कि अगर कांग्रेस के साथ जाऊंगा तो मेरी आत्मा मर जाएगी, आज उन्हीं बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, उन्हीं के पुत्र अपनी आत्मा को मारकर जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े विधानसभा का, और चुनाव के बाद सत्ता के लिए इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। आप देखेंगे 1995 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आपका आधे समय मुख्यमंत्री रहेगा, आधे समय हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। शिवसेना ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा ने एक बार भी नहीं कहा कि आधे साल हमारा, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। बीएमसी में 15 साल से ज्यादा शिवसेना का महापौर है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा। माफी के साथ आपको रोक रही हूं समीर जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री उदय सामंत गुवाहाटी के होटल पहुंचे हैं। शिवसेना के विधायक हैं उदय सामंत जो गुवाहाटी पहुंचे और मंत्री पद भी है इनके पास। मंत्री हैं उदय सामंत जो इस वक्त गुवाहाटी के होटल पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तो शिवसेना के विधायक उदय सामंत गुवाहाटी के होटल पहुंचे हैं। बड़ी खबर, और इस खबर पर आगे भी हमारी नजर रहेगी, वो किस तरीके से वहां पहुंचने के बाद अब आगे क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट होगा हम आप तक आगे पहुंचाएंगे। आप बात पूरी कर लीजिए समीर जी, फिर आपका जवाब भी देना चाह रहे हैं यहां पर आनंद दुबे, फिर उनके पास जाऊंगी मैं। जी, तो मेरा यही कहना है कि जिस शिवसेना की आत्मा उद्धव ठाकरे ने खुद ने मार दी सत्ता के लालच में, वह किस मुझ से उनके प्रवक्ता संजय राउत कह रहे हैं कि भाई जो विधायक गुवाहाटी में बैठे हुए हैं उनकी आत्मा मर चुकी है। इन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए। अपना हिंदुत्व छोड़ के इन्होंने, जब से शिवसेना बनी है तब से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रही है, आप मुझे बताइए। और चुनाव लड़ने के पहले आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए आप अपना विचारधारा से समझौता कर लेते हैं। विधायकों का दर्द क्या है? जो 38 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए, उनका दर्द यही है कि हम जनता के बीच चुनाव में किस मुंह से जाएंगे, कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ हम मिलकर चुनाव लड़े, जीते हैं, सत्ता के लिए हमने उसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, हमने उसी हिंदुत्व को छोड़ दिया, हमने उसी विचारधारा का छोड़ दिया जिस विचारधारा के दम पे शिवसेना की स्थापना हुई थी। आनंद दुबे जी, तो जवाब जनता के दीजिए। जिनको जाके जवाब देना है, शिवसेना के अस्तित्व पर सवाल उठता है ऐसे में, स्टैंड को लेकर। हैं, लेकिन क्षमा कीजिएगा बहुत अच्छे जानकार नहीं है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आतंकवादियों, उग्रवादियों का समर्थन करने वाली पीडीपी के साथ कभी सरकार में नहीं आऊंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता के लालच में पीडीपी के साथ सरकार बनानी पड़ती है, हिंदुत्व की तिलांजलि देनी पड़ती है, और वो सारा ज्ञान बांटने के लिए ये बड़े बड़े इतिहासकार इतने बड़े मंच पर आकर हमारी पार्टी की छवि को खराब करने का काम करते हैं। सिरीन जी, इन्हें इतिहास पे दोबारा झांकना चाहिए, और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा, उनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए कि जो पीठ में खंजर भोगते हैं, जो धोखा देते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए शिव सैनिकों को हमेशा साहब ने तैयार रखा हुआ था। और आज उन्हीं का अंदाजा है कि शिव सैनिक देखिए किस प्रकार इस संकट की घड़ी में भी सामना कर रहे हैं, घुटने नहीं टेक रहे, हार नहीं मान रहे। आज 6ठा दिन हो गया, सरकार नहीं गिरी, और न सरकार गिरेगी। जो महाशक्ति बैठी है वो दूर से ललच रही है, लेकिन उसके हाथ में मछली नहीं आ रही। उसका जो जाल है वो धीरे धीरे गल के सड़ जाएगा, लेकिन उसके हाथ में मछली नहीं आएगी। और मैं आपको बता दूं कि आप शिवसेना को कितना भी खत्म करना चाहेंगे भाई साहब, लेकिन आपके कहने से कभी शिवसेना आनंद दुबे, आप समीर चौगांवकर से सहमत नहीं? जनता देती है, आप ही के बागी विधायक भी तो यही बात कह रहे हैं ना। जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने शुरुआती इस बात से की थी जब वो सामने आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने कहा ही था कि हिंदुत्व का मुद्दा, और वो शुरू से एक बात यही कहते रहे कि बाला साहेब ठाकरे ने जिस सोच के साथ पार्टी की शुरुआत की थी वो आप लोग खत्म कर रहे हैं। तो ये तो आप ही के बागी विधायक हैं जिनके साथ 2.5 साल तक आप रहे। अब दिक्कत है, एकनाथ शिंदे ने बोल दिया था। शिरीन जी, शालीन जी, ठीक है समीर जी, बस शिरीन जी, हास्यास्पद ये है कि 2.5 साल के बाद गलत है। पिछले 2 साल से लगातार शिवसेना के विधायक
सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।